गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है रेबीज़ एंड डॉग बाइट। ये जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, इसका रीज़न ये है कि रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है, अगर वो एक बार किसी में, एनिमल में या ह्यूमन में हो जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है और ये एक जूनोटिक बीमारी है जो एनिमल्स से ह्यूमन में फैलती है। और इसकी गंभीरता का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल हमारे देश में लगभग 20,000 लोग इस बीमारी की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक रेब्डो वायरस जो कि एक ब्लड शिफ्ट वायरस है, आरएनए वायरस है, इसके द्वारा ये ट्रांसमिट होती है और इसका जो नेचुरल रिजर्वायर है वो डॉग है। डॉग में वायरस काफ़ी समय तक रह सकता है। और साथ ही यहाँ ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मेमल्स हैं, उनकी बीमारी है। बर्ड्स में और फिश में, रेप्टाइल्स में, रेट्स में, माइस में, स्क्विरल्स में, गिनी पिग्स में सामान्य तौर पर ये बीमारी नहीं होती है और डॉग इसका रिजर्वायर है। और ये कि जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वायरस ना एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है जो नर्व के थ्रू प्रोपेगेट करता है, पर्टिकुलरली पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू प्रोपेगेट करता है। तो डॉग बाइट होने के बाद किसी डॉग को इंक्यूबेशन पीरियड इसका 21 डेज टू 80 डेज ये वेरी करता है। और साथ ही ये ह्यूमन में जो इंक्यूबेशन पीरियड है इट इज़ कैन बी क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये 8 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है ह्यूमन में। मीन्स अगर किसी ह्यूमन को डॉग बाइट होता है और वो ध्यान नहीं देता तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो रेबीज़ के साइन है तुरंत आ जाएँ, 1 महीने में आ जाएँ। तो 8 साल तक का पीरियड या उससे ज़्यादा भी इसके अंदर रिकॉर्ड किया गया है। तो मैं यहाँ बात कर रहे थे क्लिनिकल साइंस की। तो जो क्लिनिकल साइन है ये डिपेंड करते हैं कि ये 21 डेज टू 80 डेज एनिमल्स में, डॉग्स में आ सकते हैं बाइट होने के बाद। तो क्लिनिकल साइंस आने के बाद में जब वायरस पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या सीएनएस में पहुँच जाता है तो वहाँ से वायरस सलाइवा में भी शेड होना स्टार्ट कर देता है। और यही स्टेज होती है कि जब वो दूसरे एनिमल को सलाइवा के थ्रू या बाइट के थ्रू इन्फेक्ट कर सकता है। और ये जो बाइट है इसकी गंभीरता है या जो इसकी सीवियरिटी है इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो सीएनएस से कितनी दूर है। अगर बाइट अगर टेल में है तो उसको कम गंभीरता की श्रेणी में आएगा, और बाइट अगर कान में है, नाक के पास है, सिर में है तो वो ज़्यादा गंभीर श्रेणी में आता है। और इसके बाद जब वायरस सीएनएस में आ जाता है तो वहाँ से सलाइवा से सीक्रेट होना चालू हो जाता है और दूसरे एनिमल्स को बाइट के थ्रू या इवन सलाइवा के थ्रू वो ट्रांसमिट कर सकता है। क्लिनिकल साइन डॉग में अगर देखा जाए तो ये शुरू में प्रोड्रोमल स्टेज होता है जिसमें डॉग साइलेंट फॉर्म में रहता है। ये 1 to 3 डेज हो सकती है, इसमें कोई विशेष क्लिनिकल साइन अपीयर नहीं होता। इसके बाद जो स्टेज आती है इसमें फ्यूरियस फॉर्म होता है। तो पर्टिकुलरली यह स्टेज ऑफ एक्साइटेशन है, यही स्टेज होती है जब जो रेबीज़ के ट्रांसमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल्स या डॉग के लिहाज से। इस स्टेज में जब डॉग इससे अफेक्ट होता है तो वो घूमता रहता है और उसके अंदर फेब्राइल हो सकता है, सीएनएस एक्साइटेशन होता है और वो दौड़कर डिफरेंट एनिमल्स को बाइट करके भाग जाता है। और ये बिहेवियर पर्टिकुलरली नाइट आवर्स में ज़्यादा देखा जाता है। तो एक के बाद एक एनिमल को या ह्यूमन को जो भी उसके कांटेक्ट में आता है वो बाइट करके भाग जाता है और वो वायरस के प्रोपेगेशन को, रेबीज़ के प्रोपेगेशन को बढ़ाता है। इसके साथ ही ये जो दूसरी फॉर्म है वो डम फॉर्म हो सकती है, उसमें एनिमल एक्साइट नहीं होता, इट बिकम्स क्वाइट डम, उतना फ्यूरियस नहीं रहता है। और इसके बाद मसल्स का और जो नर्व्स हैं उनका पैरालिसिस स्टार्ट होने लगता है। इसके अंदर एनिमल का माउथ ओपन हो सकता है, टंग हैंग आउट हो जाती है और एनिमल खाना पीना बंद कर देता है। और जैसा कि हम जानते हैं, सुना है कि हाइड्रोफोबिया एनिमल के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन एनिमल में नहीं है जैसा कि ह्यूमन में डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि एनिमल कैन नॉट स्पीक आउट सो मच क्लियरली एज ह्यूमन सब्जेक्ट्स। सो हाइड्रोफोबिया उतना एनिमल के लिहाज से क्लिनिकल साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात होती है इसकी डायग्नोसिस की। तो जिसकी जो डायग्नोसिस है वो कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो प्रिवेंशन है या है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। फिर भी डायग्नोसिस की थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए जो एनिमल की डेथ हो जाती है, जैसे मैंने बताया कि ये फैटल डिजीज है, बीमार होने के बाद इसमें मृत्यु होना स्वाभाविक है। तो फैटल डिजीज है, इसके लिए उसका हेड पर्टिकुलरली मेडुला ओब्लांगेटा और जो सेरिबेलम है उसको आइस के अंदर प्रिजर्व करके उसको किया जाता है और उससे फर्दर टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के लिए फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट और टिश्यू कल्चर के द्वारा उसको किया जाता है और आरटी-पीसीआर के द्वारा भी इसका जो रेबीज वायरस है इसका
डायग्नोसिस संभव है। अब इसमें बात करते हैं हम कंट्रोल की। कंट्रोल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वैक्सीनेशन, प्री वाइट वैक्सीनेशन या प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन भी अपन उसको बोलते हैं। ये जैसे कि अपने को पता है कि इंडिया है और जो अपने एशियन कंट्रीज हैं वो 2000 एंडेमिक फॉर रेबीज, तो उसके अंदर 3 महीने या 12 वीक पे पहला वैक्सीन, उसके 1 वीक या 2 वीक बाद दूसरा वैक्सीन, और फिर तीसरा वैक्सीन भी ऑप्शनल आप दे सकते हैं। और इसके साथ ही एनुअल जो वैक्सीनेशन है, बूस्टर वैक्सीनेशन, वो उसको आपको मेंटेन करना है। और ये वैक्सीन डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा अवेलेबल हैं, जैसे कि एक रक्षारैब इंजेक्शन, ये 1 ml प्रेजेंटेशन में आता है, डिफेंसर नाम से भी 1 ml में आता है। कैनिजन आता है एक वैक्सीन, ये भी 1 ml में आता है। और ये नोविवैक वैक्सीन भी, नोविवैक आर वैक्सीन भी अवेलेबल है। ये सारे जो वैक्सीन है ये टिश्यू कल्चर वैक्सीन है। इनका डोज 1 ml है, चाहे एनिमल कोई सा भी हो, डॉग है, छोटा है, बड़ा है, गोट है, शीप है, गोट है, हॉर्सेज है, एलिफेंट है, इवन उसमें सारे एनिमल्स में इसका डोज 1 ml है। तो ये इस वैक्सीन को यूज आप कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए कंट्रोल, रेबीज के कंट्रोल के लिए जो लीस्ट डिसिप्लिन मीन्स एनिमल को आपको लीश करके घुमाना है। डॉग्स को पर्टिकुलरली, जैसे मैंने बताया कि मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें डॉग्स का है, तो उसको लीश लगाना है। और लाइसेंसिंग होना चाहिए। कई नगर निगम ने इंडिया के अंदर लाइसेंसिंग शुरू कर दी है पेट्स के लिए, पर्टिकुलरली डॉग्स के लिए, जिससे कि रेबीज का उन्मूलन हो सके। और साथ ही जो स्टे एनिमल्स हैं, अपने जो स्टे एनिमल्स हैं, इंडिजिनस डॉग्स हैं, वो फ्रीली रोम करते हैं, तो उनके लिए मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिफरेंट सिविक बॉडी द्वारा चलाया जाता है। तो अगर ऐसा कहते हैं कि अगर 70% या उससे ज़्यादा स्टे पॉपुलेशन को अपन वैक्सीनेट कर लें, तो फिर आप रेबीज को अपन उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। और ये वैक्सीन अपने को 1 ईयर और 3 ईयर तक की वैक्सीन भी आ गई हैं जो इम्यूनिटी देती हैं, बट इंडिया में हम 1 ईयर तक ही इम्यूनिटी मानते हैं। और उसको वैक्सीन को एनुअली रिपीट करना पड़ता है। साथ ही अब क्वेश्चन ये होता है, कई बार ये जानकारी होती है, अगर रेबीज के लिए एक्सपोजर हो जाए तो क्या करना है। चाहे एनिमल है, पहले एनिमल की बात कर लेते हैं। अगर पहली चीज़ तो यही है कि जो कोई भी पेट है, पर्टिकुलरली डॉग है, कैट है, तो उसको रेबीज के लिए अपन को एसेंशियली मैंडेटरीली वैक्सीन कराना चाहिए। ट्रीटमेंट मैंने बताया कि ट्रीटमेंट इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू बिकॉज डिजीज इज मोस्टली फैटल। तो इफ़ यू अगर ऐसा लगता है किसी डॉग को रेबीज हो गया है, तो उसको एक अलग जगह में रखें, क्वारंटाइन में रखें 6 मंथ के लिए। और अगर वो रिकवर कर जाता है, तो रेबीज होगा तो रिकवर नहीं करेगा, और कोई उस तरह से रिजेंबल करती हुई दूसरी डिजीज है तो हो सकता है रिकवर कर जाए। फिर उसके बाद उसको वैक्सीन देके आप उसको अपने घर में या जो मेन पॉपुलेशन में उसको शामिल कर सकते हैं। अगर एनिमल की कंडीशन जो इम्प्रूव नहीं हो रही और लग रहा है कि रेबीज डेवलप हो रहा है, तो इट इज़ बेस्ट टू पुट टू स्लीप फॉर द एनिमल बिकॉज इट कैन फर्दर स्प्रेड द डिजीज टू ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स। So with this information further I want to add, मेरे को और ये चीज़ ऐड करना है कि जो भारत सरकार के द्वारा नेशनल प्रोग्राम फॉर रेबीज, कंट्रोल ऑफ रेबीज, ये चलाया जा रहा है। इसके द्वारा 2030 तक अपने भारत देश को रेबीज से फ्री करने का टारगेट है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो भी पेट्स अपन रखे हैं उनको वैक्सीन लगाना है। साथ ही स्टे एनिमल्स पे भी ध्यान देना है। स्टे पॉपुलेशंस को कम से कम 70% तक एनुअली वैक्सीनेट करके उनको अपने को सेव करना है, ह्यूमन लाइफ को सेव करना है। और साथ जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। 20,000 के आसपास जो डेथ रेबीज से होती हैं वो उनको अपन बचा सकते हैं। और साथ ही जो कुछ देश के कुछ हिस्से हैं, जैसे है लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये रेबीज से फ्री हैं, ऐसा रिपोर्ट्स है। ट्रीटमेंट ऑफ द रेबीज हैज़ बीन अटेम्प्टेड इन केस ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, तो उसमें कुछ आंशिक सफलता मिली है। आंशिक मैं इसलिए कहूँगा कि ट्रीटमेंट के बाद जो है मॉर्बिडिटी बनी रहती है, मतलब मॉर्बिडिटी मतलब कुछ न कुछ ह्यूमन को परेशानी बनी रहती है। ह्यूमन ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ पहले जैसी रिटर्न टू नॉर्मल नहीं होती है। तो इसका कहने का अर्थ यही है कि जो ट्रीटमेंट है उसका उतना महत्व नहीं है। सारा जो फोकस है, सारा जो एफर्ट है, वो हमको प्रिवेंशन पर करना है। तो प्रिवेंशन में अपने को वही चीज़ ध्यान रखना है कि जो एनिमल है, चाहे वेदर स्ट्रे है, चाहे पेट है, उनको आपको वैक्सीनेट कराना चाहिए। और जो भी स्ट्रे एनिमल है उनको अपने को न्यूट्रल करें, कैस्ट्रेशन करें, उससे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। और उनको वैक्सीनेट करें शेल्टर में रख के। थैंक यू।